हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले क्लास 9 के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति का महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की, जो कि सेकेंड टर्म एग्जाम क्लास से बेहद महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले बात करते हैं कुलक। तो यहाँ से दोस्तों 2 नंबर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुलक से आप क्या समझते हैं। तो कुलक क्या थे? कुलक सोवियत रूस के धनी किसान थे और कृषि के सामूहिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत स्टालिन ने इनका अंत कर दिया था। तो कुलक सोवियत रूस के धनी किसान थे। ड्यूमा क्या है? तो ड्यूमा दोस्तों रूस की राष्ट्रीय सभा अथवा संसद को उसको हम ड्यूमा के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से सोवियत संघ पूछ सकता है। तो दोस्तों रूस की स्थानीय स्वशासन संगठन प्रारंभ में संगठन हड़ताल चलाने वाली कमेटियाँ थी और परंतु बाद में राजनीतिक सत्ता के साधन बन गई। खूनी रविवार जनवरी 1905 में मजदूरों का एक समूह जार को एक प्रार्थना पत्र देने के लिए जा रहा था और मजदूरों के इस समूह पर गोली चलाई गई और इस गोलीकांड में 100 से अधिक मजदूर मारे गए और 300 से ज़्यादा मजदूर घायल हुए। इस दिन को खूनी रविवार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। चलिए, इस प्रकार से अगर हम देखें तो निरंकुश राजशाही से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें राजा के शासन पर कोई अंकुश ना हो और कोई रोक टोक ना हो, उन्हें निरंकुश शासन का नाम जानते हैं। उदाहरण के लिए नॉर्थ कोरिया का जो है तो सभी निरंकुश शासन तंत्र का एग्जाम्पल आप मान सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। 2015 में 200 पूछा गया था, 2012 में पूछा गया था और इस बार भी पूछा जा सकता है। रूस के सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 से पहले कैसे थे, अथवा 1905 ईस्वी से पूर्व रूस की सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक दशाओं का वर्णन कीजिए। तो 1905 के रूसी क्रांति या खूनी रविवार से पहले रूस की हालत कैसे थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, तो 19वीं शताब्दी में लगभग समस्त यूरोप में महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन हुए थे। कई देश गणराज्य थे तो कई संवैधानिक राजतंत्र। सामंती व्यवस्था समाप्त हो चुकी थी और सामंतों के स्थान नए मध्यम वर्ग ने ले लिया था, परंतु रूस अभी भी पुरानी दुनिया में जी रहा था। ये बात रूस की सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक दशा से स्पष्ट हो जाएगी। तो सामाजिक तथा आर्थिक हालत कैसे थे ये आपको देख लेना, स्क्रीन शॉट इसका ले लेना। इसके अलावा दोस्तों जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ से भी आप जाकर से डाउनलोड कर सकते हैं। राजनीतिक हालत यहाँ पर देख सकते हैं कैसी थी। तो रूस की सामाजिक तथा आर्थिक हालत और राजनीतिक हालत जो दशा है वह 1905 से पहले कैसी थी, यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 2010 में पूछा गया था CBSE में। 1917 से पहले रूस की कामकाजी आबादी यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले किन किन स्तरों पर भिन्न थी, अथवा 1917 से पहले रूस की श्रमिक जनसंख्या यूरोप के अन्य देशों की श्रमिक जनसंख्या से किस प्रकार भिन्न थी। क्लियर। तो 1917 से पहले रूस की श्रमिक जनसंख्या यूरोप के अन्य देशों की श्रमिक जनसंख्या से निम्नलिखित बातों पर भिन्न थी। पहला, रूस की अधिकांश जनता खेती पर निर्भर थी। वहाँ के लोग लगभग 85% लोग कृषि दर द्वारा ही अपनी रोजी रोटी कमाते थे। ये यूरोप के अन्य देशों की तुलना में कहीं अधिक था। उदाहरण के लिए फ्रांस और जर्मनी में अनुपात 40 से 50% ही था। यूरोप के कई अन्य देशों में औद्योगिक क्रांति आई थी और वहाँ कारखाने स्थानीय लोगों के हाथों में थे। वहाँ श्रमिकों का बहुत अधिक शोषण नहीं होता था। रूस में महिला श्रमिकों को पुरुष श्रमिकों की अपेक्षा बहुत ही कम वेतन दिया जाता था। बच्चों से भी 10 से 15 घंटों तक काम किया जाता था और यूरोप के अन्य देशों में श्रम कानूनों के कारण स्थिति में सुधार आ चुका था। रूसी किसानों की जोतें यूरोप के अन्य देशों की किसान तुलना में छोटी थी। जोत मतलब कि दोस्तों जहाँ जिस पर खेती की जाती है। तो इस तरह से जो रूस की श्रमिक जनसंख्या बाकी अन्य यूरोप की जनसंख्या से काफ़ी अलग थी, यहाँ से सिद्ध होता है दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया। तो 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया, अगर हम देखें तो सबसे पहले रूस का जार निकोलस द्वितीय राजा के दैवीय अधिकारों में विश्वास रखता था और निरंकुश तंत्र की रक्षा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। रूसी साम्राज्य में जार द्वारा विजित गैर रूसी राष्ट्र भी सम्मिलित थे और जार ने इन लोगों पर रूसी भाषा ला दी और उनकी संस्कृतियों का महत्व कम करने का पूरा प्रयास किया। इस प्रकार देश में टकराव की स्थिति बनी हुई थी। राज परिवार में नैतिक पतन चरम सीमा पर था। निकोलस द्वितीय पूरी तरह अपनी पत्नी दवा में था, जो स्वयं एक ढोंगी साधु और राजपुतिन के कहने पर चलती थी। ऐसी भ्रष्टाचारी शासन से जनता बहुत दुखी थी। इसी प्रकार से जार ने अपनी साम्राज्यवादी इच्छाओं की पूर्ति के लिए देश को प्रथम विश्व युद्ध में झोंक दिया, परंतु वह राज्य के आंतरिक खोखलेपन के कारण मोर्चे पर लड़ रहे सैनिकों की ओर पूरा ध्यान न दे सका। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे 1917 में जार का शासन खत्म हो गया दोस्तों। इस कुलक किसानों का समूह, ड्यूमा रूस की संसद, तो यहाँ पर देख सकते हैं। इसी प्रकार 1900 से 1923 महिला कामगार उदारवादी स्टालिन का समूहीकरण कार्यक्रम किया था।
यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन, इनमें से एक क्वेश्चन दोस्तों पेपर में आपको देखने को मिल जाए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों ये, ठीक है। चलिए इसके अलावा देखें तो क्रांति से पूर्व रूस में औद्योगिक मजदूरों की शोचनीय दशा का कोई एक कारण लिखिए। लेनिन कौन था और उसने रूस में क्रांति लाने में क्या योगदान दिया, ठीक है। तो लेनिन कौन था दोस्तों, तो लेनिन बोल्शेविक दल का नेता था। मार्क्स और एंगल्स के पश्चात उसे समाजवादी आंदोलन का सबसे बड़ा नेता माना जाता है। उसने बोल्शेविक पार्टी द्वारा रूस में क्रांति लाने के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया। इसी प्रकार से लेनिन के अप्रैल थीसिस की व्याख्या कीजिए। तो लेनिन की जो अप्रैल थीसिस है दोस्तों, तो लेनिन बोल्शेविकों के नेता थे और जो निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे थे। अप्रैल 1917 में वह रूस लौटे आए। उनके नेतृत्व में बोल्शेविक 1914 से ही प्रथम विश्व युद्ध का विरोध कर रहे थे। उनका मानना था कि अब सोवियतों को सत्ता की बागडोर अपने हाथों में लेनी चाहिए। ऐसे में लेनिन ने सरकार के सामने 3 मांगें रखी। ये मांगें निम्नलिखित थीं। पहला, युद्ध समाप्त कर दिया जाए, सारे ज़मीन किसानों को सौंप दी जाए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। लेकिन लेनिन की इन तीनों मांगों को अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पहले क्या था, युद्ध को समाप्त किया जाए, सारी ज़मीन किसानों को सौंप दी जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। लेकिन और लेनिन की इन 3 मांगों को कहाँ कहते हैं, अप्रैल थीसिस के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से रूसी क्रांतिकारियों के मुख्य उद्देश्य क्या थे, तो रूसी क्रांतिकारियों के मुख्य उद्देश्य दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया समाजवाद की 3 विशेषताएं बताइए, 2010 में पूछा गया है। तो समाजवाद में समाज वर्ग विहीन होता है, इसमें अमीर गरीब में कम से कम अंतर होता है और इसी कारण समाजवाद निजी स्वामित्व का विरोधी है। इसमें मजदूरों का शोषण नहीं होता। समाजवाद के अनुसार सभी को काम पाने का अधिकार है। उत्पादन और वितरण के साधनों पर पूरे समाज का अधिकार होता है, क्योंकि इसका उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं बल्कि समाज का कल्याण होता है, ठीक है। इसी प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध ने रूसी की फरवरी 1917 के लिए स्थितियाँ कैसे उत्पन्न की, 3 कारणों का वर्णन कीजिए। तो प्रथम विश्व युद्ध में 1917 तक रूस के 70 लाख लोग मर चुके थे दोस्तों। इसके अलावा भी, इसके बाद भी रूस उसमें सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको यहाँ से पूरा कवर कर लेना है, राइट। चलिए नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, फरवरी क्रांति जो 1917 में हुई थी, ठीक है। अक्टूबर क्रांति 1905 और खूनी रविवार दोस्तों, ठीक है। तो अक्टूबर क्रांति भी 7 नवंबर 1917, फरवरी क्रांति 12 मार्च, ठीक है, 1917 और सॉरी माफ़ कीजिए 17 फरवरी 1917 और खूनी रविवार 1905। तो इन तीनों में से क्रांति इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कोई ना कोई क्रांति जरूर आएगा क्वेश्चन पेपर में, आप इसको पूरी तरह से कर लीजिएगा। रूस में अक्टूबर क्रांति के कारण होता था, घटनाओं का संक्षिप्त वर्णन करें, इसका रूस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो रूस में अक्टूबर क्रांति के क्या कारण थे, इसके क्या घटनाएं थी, इसके क्या कारण थे, अस्थायी सरकार की विफलता, लोगों में अशांति, खाद्य सामग्री का अभाव और देशव्यापी हड़तालें जो है क्रांति के कारण थी। तो दोस्तों ये जो है इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर में इन क्वेश्चन के अलावा दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आपको प्रश्न पत्र में नहीं मिले तो प्लीज़ तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को शेयर करिए, इसे नोट डाउन कीजिए और एग्ज़ाम की तारीख जोर शोर से लग जाएगी, क्योंकि एग्ज़ाम दोस्तों आने वाला ही है। 1 हफ्ते के अंदर दोस्तों आपका एग्ज़ाम डेट शीट भी आ जाएगी क्लास 11th 9th सभी की। सो आप अपने एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन जोर शोर से करिए, बस यही मेरी कामना है कि आप अच्छे नंबर पास हो। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।